चलिए हम देखने वाले हैं रोबोटिक्स के बारे में, और ये हम पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत, जो 9 नंबर का चैप्टर उसके अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हमने एआई के बारे में जाना, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में जाना, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोला जाता है। और अब हम जानेंगे रोबोटिक्स के बारे में। तो रोबोटिक्स का कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं, ठीक है। और इसके पहले आप देखिए 9 नंबर के चैप्टर में आपको सेकंड नंबर में आपको रोबोटिक्स देखने को मिलेगा। ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो चुका और बचा हमारा अभी साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ देखिए रोबोटिक्स की अगर बात करें, बेसिक रूप से रोबोटिक्स होता क्या है। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रोबोट है, और रोबोट किस प्रकार होता है, आप रोबोट वाली मूवी देख चुके हैं। रोबोट जो है इंसान की सहायता के लिए एक मशीन होती है, जो कि कुछ यहाँ पे काफ़ी मतलब निचले लेवल से लेकर बड़े लेवल तक यहाँ देखने को मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों में सहायता के लिए यहाँ पे इसको निर्माण किया जाता है। वर्तमान में काफ़ी जो है इसका जो है इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, और कुछ कुछ जो है एआई को इंस्टॉल करने की भी कोशिश की जा रही है, परंतु वर्तमान में ये संभव नहीं है। मतलब मनुष्य के जैसे कार्य करना यहाँ पे संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा रोबोट का। बात करते हैं सन 1950 की। सन 1950 में एक व्यक्ति थे, कार्ल कैपेक। कैपेक ने अपने एक नाटक है, नाटक का नाम था रोजोम्स यूनिवर्सल रोबोट। रोजूम्स यूनिवर्सल रोबोट। इसमें जो है एक ऐसे श्रेष्ठ धावक यानी कि जो दौड़ने वाला है उसकी एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसकी बुद्धि मानव के समान थी। और इसके लिए जो है इसके पश्चात अगर देखें तो एक आइजोक आसिमोव ने रोबोट से संबंधित अपने नियम प्रस्तुत किए। तो ये दोनों पर्सन का नाम आपको याद रखना है। 1950 में कार्ल कैपेक का एक नाटक था जिसमें उन्होंने धावक की परिकल्पना की, और आइजैक आसिमोव है, इन्होंने रोबोट से संबंधित अपने नियम को भी प्रस्तुत किया। इसके बाद अगर देखें तो एक और पर्सन थे यहाँ पे, एरिक एलन बर्गर जो है, इन्हें जो है रोबोटिक्स का जनक माना जाता है। तो ये व्यक्ति खास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एलन बर्गर, जो कि रोबोटिक्स फादर ऑफ रोबोटिक्स बोला जाता है, या फिर रोबोटिक्स का जनक इनको बोला जाता है। और विश्व के सामने वास्तविक रोबोट इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सन है। रोबोट एक स्वचालित यंत्र है जो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने में सक्षम होता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि इसकी कार्यक्षमता मनुष्य के समरूप हो, ठीक है। तो ये मनुष्य की ओनली सहायता करता है, ऐसा नहीं कि मनुष्य की फोटोकॉपी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मनुष्य की फोटोकॉपी इसको बोला नहीं जा सकता, मतलब ये जो है सिर्फ मनुष्य की सहायता के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसी के संबंध में हम यहाँ पर देखेंगे विस्तार से, ठीक है। और यहाँ देखिए जो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स हम बोल सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रोबोटिक्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है अंग माना जाता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की सहायता से रोबोट का विनिर्माण एवं अनुप्रयोग और जो एप्लीकेशन उसके संबंध में यहाँ पर काम किया जाता है। तो ये कुछ बैकग्राउंड था किसका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रोबोटिक्स। अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषा देखने को मिलती है। तो परिभाषा सेम टू सेम आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए सन 1979 की बात करते हैं। तो इसमें रोबोट को अमेरिका रोबोट विश्वविद्यालय के द्वारा परिभाषित किया। इसके अनुसार अगर देखें तो रोबोट एक पुनः प्रोग्राम की जाने वाली बहुउद्देशीय व्यवस्था है जो विभिन्न कार्यक्रमों की सहायता से गति कर विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। तो ये डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आपको सेम टू सेम याद रखना है यहाँ पे, किसकी, रोबोटिक्स की, जो कि दी गई है अमेरिका रोबोट विश्वविद्यालय के द्वारा। कब दी गई है, 1979 में दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ हिस्ट्री बात कर लेते हैं, रोबोट की हिस्ट्री, किस किस प्रकार से रोबोट का जो है अभी तक जो है सफ़र रहा है। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम सन 1928 की। सन 1928 में जापान जो रोबोट है, जापानी रोबोट जिसका नाम था गोकू तेंसोरो का निर्माण किया गया सन 1928 में। उसके बाद यहाँ पे इसी के जस्ट बाद 1952 मतलब जो 54 है उसके जस्ट पहले अगर देखें तो 1952 में एक कंपनी आपको पता होगा IBM, ठीक है। IBM ने प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर जिसका नाम था IBM 701 को प्रस्तुत किया, जो एक आंकिक नियंत्रित यंत्र था, यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड था। और उसके बाद हम देख सकते हैं 1954 की। तो 1954 में एक पर्सन थे, पर्सन का नाम है जॉर्ज सी देओल के द्वारा यहाँ प्रथम आधुनिक रोबोट की जो है खोज की गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनीमेड बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यूनीमेड की खोज किसके द्वारा की गई, जॉर्ज सी देओल के द्वारा की गई। और पहला जो फर्स्ट मॉडर्न रोबोट इसको बोला जाता है, 1954 में इसको खोजा गया था, ठीक है। 1973 की अगर बात करें तो 1973 में जर्मनी यानी कि जर्मन हम बोल सकते हैं, जर्मनी के द्वारा फमलस नाम का यहाँ पे जो है रोबोट मतलब जो है आधुनिक मतलब एक प्रकार से
फमलस नाम का रोबोट तैयार किया गया और यह ऐसा प्रथम रोबोट था जो कि 360 डिग्री यानी कि चारों दिशाओं में घूमने के लिए सक्षम था। इसके साथ ही सन 2000 में होंडा कंपनी आपको पता बाइक बनाती, और ये होंडा जो है मतलब यहाँ देखें तो 2000 में जो है होंडा जो है इसने असीमो नाम से जो है एक मानवाकार मतलब मानव के आकार का एक रोबोट तैयार किया, इसका निर्माण किया, जो कि मानव की तरीके से चलने में सक्षम था। और वहीं बात करें 2004 की, 2004 में स्पिरिट नामक एक रोबोट है, स्पिरिट नामक रोबोट ने मंगल ग्रह पर उतरने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो कुछ बैकग्राउंड था, मतलब बैकग्राउंड के साथ साथ हमने हिस्ट्री भी देख लिए, इतिहास इसका किस प्रकार से इतिहास देखने को मिला। अब रोबोट किस प्रकार काम करता है तो उसके कुछ लॉस होते हैं, लॉस मतलब रोबोटिक्स के नियम होते हैं। तो नियम को 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया, 3 प्रकार यहाँ हो सकते हैं, प्रथम हो सकता है, द्वितीय और तृतीय। तो पहले प्रकार में क्या बोला जाता है, रोबोट को जो है यहाँ पे देखिए, रोबोट को सबसे पहली कंडीशन तो होना चाहिए कि मानव जाति को नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थात मनुष्यों को रोबोट के कारण आलस्य कर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए या फिर रोबोट के द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं करना चाहिए, पहला नियम बोलता है। दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम बोलता है कि एक रोबोट को हमेशा मनुष्यों का आज्ञाकारी होना चाहिए, यानी कि मनुष्यों की आज्ञा उसको हमेशा माननी चाहिए। इस प्रकार से क्या करना चाहिए, पहली चीज़ तो यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आज्ञा को मानने वाला होना चाहिए हमेशा मनुष्यों का। और तीसरा नियम क्या बोलता है, एक रोबोट को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। तो यहाँ पे तीसरी बात क्या आ गई, सुरक्षा संबंधी। तो तीसरी बात यहाँ पे आ गई, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए जब तक जो है उपरोक्त दोनों नियम का उल्लंघन ना हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे या 3 लॉज या फिर हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे 3 नियम होते हैं रोबोटिक्स के संबंध में। तो आपको तीनों को ध्यान में रखना है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे भारत की। तो भारत में रोबोटिक्स का क्या स्थिति है, तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहली बात तो अगर बात करें तो रोबोटिक्स जल नली की बात करते हैं, जिसका नाम था CBS, जिसको CBS कहा जाता है। तो इसके द्वारा जो है मतलब प्राचीन काल में एक रोबोटिक्स नली थी ये, और इसकी खोज जो है CBS नाम के जो पर्सन है, CBS नाम के पर्सन के द्वारा की गई थी, जो कि एक अलेक्जेंड्रियन आविष्कारक था और गणितज्ञ था। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यहाँ पे अगर देखें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब IEEE यहाँ देख सकते हैं, जिसको हम फुल फॉर्म अगर बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसको बुलाया जाता है। इसके अनुसार सन 2008 में अगर बात करें, सन 2008 तक विश्व में रोबोट की जो जनसंख्या है यहाँ देख सकते हैं 4.49 मिलियन के आसपास देखने को मिली, जो कि 2035 तक बढ़कर इसकी 3 गुना देखने को मिलेगी। और विश्व की अर्थव्यवस्था पर रोबोट का सबसे बड़ा प्रभाव स्वसंचालन यानी कि ऑटोमेशन बोला जाता है। और ऑटोमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संचालन एक कंप्यूटर कार्यक्रम या प्रोग्राम की सहायता से किया जाता है, और एक रोबोट संवेदक यानी सेंसर जो होते हैं उसका समूह होता है, जो मस्तिष्क या जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं एवं संचार की योग्यता से परिपूर्ण यहाँ पे माने जाते हैं। इसके साथ ही हम देखें एक NI स्टेप है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। इसके द्वारा जो है इसके 2035 मतलब हमने बात करें तो 2035 तक 3 गुना हो जाएगी। तो 2035 तक की जो योजना है उसके अनुसार रोबोट से संबंधित विकास हमको देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार से। तो सबसे पहले बात करते हैं सन 2013-14 की। तो यहाँ पे क्या विकसित कर लिया गया था, एग्रीकल्चर रोबोट, यानी कि कृषि के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पे एक मशीन डेवलप की गई जिसे रोबोट बोला जाता है, और रोबोट था यहाँ पे एग्रीकल्चर रोबोट। दूसरी चीज़ 2013 से 17 तक के जो रोबोट है उसमें हम देखें तो यहाँ पे जो रोबोट है, रोबोट दैट केयर फॉर द एल्डरली पीपल, यानी कि रोबोट जो है बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे बनाए गए 2013 से 17 के अंतर्गत। और 2013 से 20 की अगर बात करें तो यहाँ पे नैनो रोबोट का यहाँ विकास कर लिया गया, छोटे छोटे रोबोट जो मनुष्य की हेल्प करते हैं। उसके बाद 2017 की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा मेडिकल रोबोट टू परफॉर्म लॉ एंड इन्वेसिव सर्जरी, मतलब क्या है, अल्प जो खतरे होते हैं उनकी सर्जरी करने हेतु तो यहाँ मेडिकल रोबोट बनाया गया 2017 के अंतर्गत। 2017 से 19 की अगर बात करें तो हाउस होल्ड जो रोबोट है वो देखने को मिले, यानी कि गृह से संबंधित यानी कि घर के काम से संबंधित जो रोबोट बनाए गए थे, घर की साफ सफाई है, सुरक्षा है, सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर रोबोट बनाए गए थे 2017 से 19 के अंतर्गत। उसके बाद 2035 की अगर बात करें तो युद्ध के क्षेत्र हेतु, युद्ध मतलब कंप्लीटली ऑटोनोमस रोबोट सोल्जर फॉर बैटरफील्ड, यानी कि युद्ध क्षेत्र हेतु पूर्ण स्वायत्त रोबोट यहाँ पे बनाने की योजना बनाई गई है 2035 तक। और अभी जो वर्तमान 2008 तक जो रोबोट थे उसके 3 गुना यहाँ पे रोबोट बन जाएंगे, कब,
2035 तक। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमको देखने को मिलता है, कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं रोबोट के अंतर्गत, यानी कि ये कंप्लीट रोबोट है, कंप्लीट रोबोट किस प्रकार मिलकर बना है, तो ये उसके कंपोनेंट या फिर उसके घटक कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो इसकी संरचना जो होती है, जैसे इसके अंदर ये जुड़ाव होता है, अंदर हमारे अंदर मांसपेशियाँ होती है, उसी के अंदर जो है मतलब रोबोट के अंदर भी उसी प्रकार से मांसपेशियाँ होती है। तो इसकी संरचना जो है अधिकांश अगर देखें तो यांत्रिक होती है, यांत्रिक मतलब मशीनीकरण अगर देखें तो यहाँ पे होती है, और एक यंत्रिकी तरीके से ये वर्क करता है। और इन्हें प्राय जो है एक्चुएटर्स मतलब जो मांसपेशियाँ होती है, मांसपेशियों की सहायता से ये काम करता है। जो जोड़े होते हैं, जोड़ों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से यहाँ पर जोड़कर इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि ये गति करने योग्य हो। और जिन रोबोट का उपयोग संचालन हेतु किया जाता है उन्हें जो है एक एंड फैक्टर्स का मतलब एक हाथ होते हैं, ठीक है, हाथ या कोई चीज़ होती है जिसकी सहायता से ये कुछ चीज़ों को पकड़ सके, मैनेज कर सके, ठीक है, उनको वेल्डिंग किया जाता है। यांत्रिक हाथ भी इनको बोला जाता है, और ये चीज़ों को संयोजित और संचालित करने में सक्षम होते हैं। तो मौलिक घटक क्या क्या हो सकते हैं? मौलिक घटक हो सकते हैं एंड फैक्टर्स हो सकते हैं, मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं, ग्रिपर हो सकते हैं, और एक्चुएटर्स हो सकते हैं। तो एंड फैक्टर क्या होते हैं? एंड फैक्टर जो होते हैं रोबोट के जो हाथ है, रोबोट के हाथ को क्या बोला जाता है? एंड फैक्टर बोला जाता है। रोबोट के जो हाथ है उसको कंप्लीट रूप से क्या बोला जाता है? एंड फैक्टर बोला जाता है। और जो बाहें उसकी, यहाँ पे अगर बात करें बाहें, जो बाजू होते हैं उसके, उनको मैनिपुलेटर्स बोला जाता है। ये वाले जो है इनको मैनिपुलेटर्स बोला जाता है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ग्रिपर। और ग्रिपर क्या हो सकते हैं? जिनमें ऐसी उंगलियां लगी होती है जो छोटे छोटे, यहाँ पे अगर देखें, छोटे छोटे वस्तुओं को उठाने एवं सक्षम में मतलब यहाँ पे जो हथेली होती है हमारी, वो एक प्रकार से क्या कहलाती है? ग्रिपर कहलाती है, जिसको हम पकड़ने में उपयोग में लाते हैं। और ये निर्वात प्रतिसाय यानी कि वैक्यूम ग्रिपर भी हो सकते हैं, जो कार तथा खिड़कियों के कांच जैसे जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसमें भी उत्कृष्ट तरीके से यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। लास्ट जो होते हैं एक्चुएटर्स होते हैं। और एक्चुएटर्स क्या होते हैं? ये मांसपेशियाँ तथा जोड़ों का कार्य करते हैं, ठीक है। ये तो ग्रिपर हमने देखे ग्रिप करने का, और मांसपेशियाँ जोड़ों का काम कौन करते हैं? एक्चुएटर्स करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही देख चुके थे। तो ये कंपोनेंट्स है, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? एंड फैक्टर्स हो सकते हैं, मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं, ग्रिपर हो सकते हैं, और एक्चुएटर्स हो सकते हैं। तो ये चारों चीज़ हमने यहाँ पे देखें। अब बात करते हैं प्लानिंग, कंट्रोल एंड सेंसिंग इन ह्यूमनॉइड रोबोट, यानी कि मानवाकार रोबोट में योजना, नियंत्रण एवं संवेदना या समझ के लिए क्या चीज़ हो सकती है। तो रोबोट के नियंत्रण एवं योजना शक्ति का विकास यहाँ करने के दौरान 3 संवेदकों की सहायता से सूचनाओं को एकत्र कर मतलब जो है पथ योजना मतलब जो योजना करके मतलब जो आने वाले जो भी बाधा है उनको पहचान करने की क्षमता विकसित करने की कोशिश की जाती है। जिसके अंतर्गत 3 हमको यहाँ पे जो है 3 यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 3 स्टेप। तो एक तो होती है निकटता संवेदक होता है, जिसे हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोला जाता है। उसके बाद बाह्य संवेदक की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है एक्स्ट्रोसेप्टिव यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। और सामान्य संवेदक की अगर बात करें तो इसको प्रोस्पेक्टिव सेंसर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ 3 सेंसर उपयोग में आते हैं एक रोबोट को निर्माण करने के लिए। तो निकटता संवेदक की अगर बात करें तो इसका उपयोग संवेदक जो होते हैं यानी कि सेंसर होते हैं एवं वातावरण में मौजूद चीज़ों की सापेक्ष दूरी को मापने के लिए। तो सिंपल सी बात है, इसका जो उपयोग है दूरी को मापने के लिए किया जाता है। और बाह्य संवेदक जो होता है, बाह्य संवेदक यह संवेदक रोबोट को वातावरण की जानकारी, तो ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराता है किसकी? वातावरण की। कौन? बाह्य संवेदक। और सारी जो दुनिया उसको समझने में सहायता प्रदान करता है। फिर सामान्य संवेदक जो होता है यानी सेंसर जो होता है, इसकी सहायता से मानवाकार रोबोट अपनी स्थिति मतलब जो अपनी वर्तमान स्थिति है, ठीक है, उसके बाद उसका घूर्णन है, वर्तमान स्थिति घूर्णन, और उसकी जो चाल है, वर्तमान स्थिति घूर्णन और चाल, इसका अनुमान लगाने में सहायता मतलब प्राप्त होती है। तो 3 संवेदक या 3 सेंसर का यूज़ किया जाता है किसके लिए? प्लानिंग, कंट्रोल और सेंसिंग के लिए। ह्यूमनॉइड रोबोट को प्लानिंग, कंट्रोल और सेंसिंग के लिए निकटता संवेदक, बाह्य संवेदक और सामान्य संवेदक का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं रोबोट जो है मतलब जो रोबोट है, रोबोट के एप्लीकेशंस होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उसके उपयोग होते हैं। तो हम देख सकते हैं उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ। डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण के क्षेत्र में कर सकते हैं, मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, डिजास्टर जो प्राकृतिक आपदा है उसके संबंध में रिलीफ के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, एग्रीकल्चर के रूप में, और एनवायरमेंट स्टडीज़ के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस के लिए। तो डिफेंस में अगर बात करें तो रक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो बिना मानव के जो है सहायता के
लक्ष्य में जो है पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ देखने को मिलती है। तो रक्षा के क्षेत्र में रोबोट का जो अनुप्रयोग है बड़े पैमाने पर किया जाता है। रोबोट जो है बिना किसी मानव की सहायता के लक्ष्य को भेदने में अहम फैसले ले सकता है, जिसकी वजह से खतरनाक मिशनों में भी मानव जो है सेना के स्थान पर रोबोट का जो है उपयोग कर सकता है। विभिन्न उपकरणों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे अमेरिका जैसे देश ने रोबोट का उपयोग अपनी सेना को अफगानिस्तान एवं इराक जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित निकालने हेतु यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें सूचना को एकत्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मानव रहित जो रोबोट है उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के योग्य क्षेत्रों में दुश्मन सेना के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक रोबोटिक डॉग है जिसका नाम बोस्टन डायनेमिक, और इसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के भारी जो वाहन है, वाहनों, युद्ध उपकरणों को घने जंगल, बर्फ, और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे हमको जो है अलग जो क्षेत्र है यानी कि जो संकरी घाटियाँ होती है उसके बीच में ले जाने के लिए भी किया जाता है। एक और देखें तो डार्पा जो है, डार्पा नाम का एक रोबोट है जो कि 6 पैरों वाला रोबोट है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में सक्षम यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, यह तारविहीन संचार तकनीकी सहायता से अपनी सेना को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। एक एंड्रोस सेकंड है, मिनी एंड्रोस है। तो एंड्रोस सेकंड और मिनी एंड्रोस नामक रोबोट का निर्माण बम रोधी दस्ते के रूप में भी किया जाता है। एक और होता है यूएवी यानी कि अननेम्ड एरियल व्हीकल। ये जो है इसका युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाले रोबोट है, मतलब युद्ध में प्रयोग लाए जाने वाले रोबोट बोला जाता है यूएवी। इसके अलावा एक दक्ष नाम का जो रोबोट है, मतलब भारत द्वारा निर्मित रोबोट है जिसका नाम है दक्ष, और एक विद्युतीय रोबोट है जो किसी क्षेत्र में लगाए गए विस्फोटकों को निरस्त करने एवं दुश्मन सेना के क्षेत्र में जाकर विस्फोट लगाने का कार्य करने में सक्षम होता है। तो ये कुछ होगा डिफेंस के क्षेत्र में। अब बात करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण के क्षेत्र में रोबोट का क्या उपयोग है। तो निर्माण के क्षेत्र की अगर बात करें बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। निर्माण के क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कार हो गया, ठीक है, बाइक हो गया, और यहाँ अगर देखें तो हमको मोबाइल के क्षेत्र में भी जो है मोबाइल, कार, बाइक और मोबाइल की अगर बात करें तो ये सभी विनिर्माण क्षेत्र कहलाते हैं और काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर सहयोग मिल रहा है इस क्षेत्र में, कार, मोबाइल, बाइक के निर्माण के क्षेत्र में। इसकी सहायता से निर्माण के क्षेत्र में किसी उपकरण को कम समय में एक अच्छे तरीके से जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बात करें हमने यहाँ पे। कुछ होता है असंभव जो कार्य होते हैं उसको करने में भी सक्षम होते हैं रोबोट, मतलब विनिर्माण के क्षेत्र में जो कि मानव के द्वारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाते। भारी वाहन जो कि मानव के उठाने के लिए यहाँ पे सक्षम नहीं होते मानव, तो उसके लिए यहाँ पे उठाने के लिए काफ़ी उपयोग में आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट होता है यहाँ देखें तो मेडिसिन के क्षेत्र में भी इसका यानी औषधि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इसका जो है मेडिकल के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। सन 1980 की बात करें तो गाल ब्लेडर एवं शल्य चिकित्सा, गाल ब्लेडर को हटाने और शल्य चिकित्सा को यहाँ पे मतलब जो है एग्जीक्यूट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है रोबोट का। एक यहाँ देखें द विंसी सर्जिकल सिस्टम है नामक एक रोबोट है। इस उपक्रम का जो है निर्माण शल्य चिकित्सा में किया जा रहा है, मतलब जो रोबोटिक्स सिस्टम है जिसका नाम है द विंसी सर्जिकल सिस्टम, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के रूप में किया जा रहा है। और रोबोटिक जो है दर्द को कम करने, संक्रमण को यहाँ पे कम करने एवं रक्त के बहने से रोकने में भी सहायता कर रहा है। एक टेलीमेडिसिन है, टेलीमेडिसिन यानी दूर संवेदी चिकित्सा है, उसकी सहायता से चिकित्सक जो है मरीजों का इलाज करने दूर रहकर भी कर सकते हैं, जिससे परिवहन के खर्च में कमी आती है और काफ़ी आसानी बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। यहाँ पे देखें 2010 की बात करें, 2010-11 की, तो एम्स जो है, एम्स मतलब दिल्ली के अंतर्गत जो है, आप जानते होंगे। चलिए एम्स का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दिल्ली के अंतर्गत जो है इसके द्वारा थाइमस जो ग्लैंड होती है, थाइमस ग्रंथि को मेस्थीनिया ग्रेव्स नामक बीमारी से बचाने के लिए बाहर निकाला गया है। किसके अंतर्गत? रोबोटिक्स के द्वारा। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है इसके अंतर्गत। फिर बात करते हैं यहाँ पे किसकी? आपदा की। आपदा यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत रिलीफ के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? रोबोट का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मानव का जाना संभव नहीं हो पाता वहाँ पर रोबोट जाकर जो है मनुष्य की हेल्प कर पाते इस क्षेत्र में। डिजास्टर जो है यानी कि आपदा के क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ देखिए राहत और बचाव कार्य जो होते हैं, मतलब आपदा की स्थिति में किसी भी देश को सबसे बड़ा नुकसान इसी से संबंधित यानी संरचना का विकास, संरचना का जो मतलब नुकसान होता है, संरचना का नुकसान एक प्रकार से बोले तो ऐसी स्थिति में सड़कें टूट जाती है, बड़े बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, अस्पताल और सामाजिक स्थान भी बिखर जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में मानव का जो है वहाँ पहुँच पाना संभव नहीं हो पाता, तो रोबोट की सहायता से इस प्रकार से बचाव कार्य कर पाना संभव हो पाता है। एंटीडोट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक जैव आतंक होता है।
जैव आतंक जो रसायन हमले होते हैं, बायोकेमिकल अटैक होता है, उसकी स्थिति में लोगों को बचाने हेतु तुरंत एंटीडोट यहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि मानव उस स्थान पर पहुँच नहीं पाता तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो एंटीडोट को पहुँचाने में भी रोबोट काफ़ी सहायता करते हैं। नेक्स्ट जो होती है संचार व्यवस्था को मैनेज करने के लिए, यानी कि अभी आप देख सकते हैं वर्तमान में जैसे मंगल मिशन की अगर बात करें, है ना, चंद्र मिशन की बात करें, तो ये बहुत सारे मिशन हम देख सकते हैं, यहाँ भी रोबोट की सहायता ली जा सकती है। तो वर्तमान समय में संचार व्यवस्था हेतु उपग्रह का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु उपग्रह एक विस्फोट के पश्चात तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। तो इसी का निराकरण करने हेतु जो स्विस तकनीकी संस्थान है, ठीक है, इसने एक सूक्ष्म वायुयान का निर्माण किया है जो परिस्थितियों में आपातकालीन संपर्क स्थापित कर सकता है। इसके अलावा भूकंप एवं सुनामी जैसी आपदा है उसके समय भी हमको देखने को मिलता है इनकी सहायता। तो ये रोबोट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी हमने देखे। तो एक होता है ह्यूमनाइड रोबोट। ह्यूमनाइड रोबोट मतलब मानवीय रोबोट इसको बोला जाता है। और सर्वप्रथम जो है विकसित किया गया मानवीय रोबोट हम देखें तो असीमो, और हमने देखे थे ये सन 2000 में होंडा कंपनी के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया था। इसके अलावा एक सोनी है, सोनी कंपनी के द्वारा HDR3X तथा इसमें इससे भी एडवांस HDR4X मानव आकार रोबोट का विकास किया था। सोनी कंपनी ने इस रोबोट को इस प्रकार विकसित किया कि यह विभिन्न प्रकार की आवाज़ को पहचान सकता है एवं विभिन्न प्रकार के हाव भाव को भी समझकर अपने कार्य को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो ये दो हम देख सकते हैं मानव आकार के रोबोट, मानवीय रोबोट जिसको बोला जाता है। फिर कृषि के क्षेत्र में रोबोट का क्या अहम भूमिका हो सकती है, तो कृषि के क्षेत्र में अगर देखें तो भारत में जो किसानों के कार्य को करने में यहाँ पे मदद होती है। यानी कि भारत में कृषि विकास का सबसे बड़ा फायदा किसानों को ऐसे कार्यों में मदद करेगा जिसमें अत्यधिक खर्च एवं परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। दूसरी होती है अनाज के रखरखाव में मदद, यानी भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाने, मतलब भारत को जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाने की ओर यहाँ पे जो है कदम है, और परंतु फिर भी भारत में अनाज के रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। तो उसी दृष्टि में यहाँ रोबोट का उपयोग किया जाएगा और भुखमरी की समस्या को भी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा रोबोट के कारण। तो यहाँ रखरखाव में अच्छी क्वालिटी बरती जाएगी तो उसकी जो है भुखमरी की समस्या खत्म हो सकती है। अधिक उत्पादन में सहायता, जब मानव की सहायता करेगा एग्रीकल्चर रोबोट तो अधिक से अधिक यहाँ पर उत्पादन देखने को मिलेगा, ठीक है, रोबोट की सहायता से। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर हमको जो है पर्यावरण के क्षेत्र में, यानी इन्वायरमेंट की जो स्टडी है या फिर हम देखें निगरानी है, उसके संबंध में भी हमको रोबोट की सहायता प्राप्त होती है। तो पर्यावरण जो परिवर्तन है उसकी जानकारी देखने को मिलती है। यानी कि वर्तमान की अगर बात करें तो वैज्ञानिक पृथ्वी एवं अन्य ग्रह पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु सभी क्षेत्र में जाकर इस कार्य को कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर रोबोट को भेजकर क्या किया जाता है, सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों को भी यहाँ पर आसानी से इसकी जानकारी मिल जाती है। जिस 2011 में जो सुनामी आया था, भूकंप हम देखें जापान के अंतर्गत सुनामी एवं भूकंप आया था जापान में, थाईलैंड में 2010 में विस्फोट ज्वालामुखी हुआ था, तो इन सभी की जानकारी जो है रोबोट की सहायता से मिल जाती है। इसके अलावा प्रकृति के प्रति जागरूकता, रोबोट जो है मानव की प्रकृति के प्रति यहाँ पर जागरूक कर उन्हें उनके बारे में बताकर पर्यावरण को बचाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। साथ ही साथ वह इसकी निगरानी भी करने में सक्षम होता है। इसके अलावा शोध कार्यों में सहायता भी देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च या शोध से संबंधित कार्य होते हैं जिसमें वैज्ञानिकों पर खतरा बना होता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर रोबोट इनकी सहायता करने में सफल हो जाते हैं। तो ये देखें हमने अलग अलग क्षेत्रों में जो रोबोट की जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, जो भी उसको उपयोग होते हैं, वो हमने यहाँ पे देखें कहाँ कहाँ उसका अनुप्रयोग होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। चैलेंजेस मतलब चुनौती क्या हो सकती है जो कि भारत के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो होती है जागरूकता की कमी। तो जागरूकता की कमी क्या होती है, तो भारत में लोग जो है आरपीए का मतलब होता है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। अब ये होती क्या है तो इसके बारे में जान लीजिए। आरपीए, तो आरपीए जो है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, वह बिजनेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी या ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल है जिसके द्वारा आप अपने खुद का जो है सॉफ्टवेयर रोबोट तैयार कर सकते हैं जो आपके लिए जो है कार्य कर सकें। रोबोट मतलब सॉफ्टवेयर रोबोट किसी भी तरह के मैनुअल बिजनेस प्रक्रिया को यानी कि ऑटोमेट करने या स्वचालित करने में सक्षम बनाता है। तो आप जो है आरपीए का मतलब समझ गए होंगे। तो भारत में जो लोग हैं आरपीए से अधिक अवगत नहीं है, मतलब ऑटोमेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंसान की सहायता करते हैं उससे अवगत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एवं मशीन लर्निंग शब्द का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, और जहां इनका उपयोग हो रहा है वह भी न्यूनतम ज्ञान के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ देखें विशेषज्ञों की कमी, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी कमी देखने को मिलती है। तो प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें उन विशेषज्ञों की कमी है जो प्रौद्योगिकी पर ज्ञान का वितरण कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे हमको संस्थागत प्रयासों में कमी देखने को मिलती है।
तो शिक्षा प्रणाली में जो आरपीए है, आरपीए प्रौद्योगिकी शामिल नहीं हुई है, और यहाँ जो है यहाँ तक कि प्राध्यापक जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनमें भी इन प्रणालियों से अधिक उनको जो है अधिक अवगत नहीं किया गया है या अधिक अवगत नहीं है। एक संस्थान है अमरावती के अंतर्गत जिसका नाम है AICRA, जिसको फुल फॉर्म अगर बोलें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इसने जो है अग्रणी कंपनी जो कि विश्व स्तर पर ग्लोबल कंपनी है, इसके साथ मतलब यू पाथ जिसे बोला जाता है ग्लोबल लेवल पर, न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, इसके साथ करार किया यानी कि एक संधि की है ताकि भारतीय शिक्षाविदों को पाठ्य सामग्री के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के तरीके की तलाश की जा सके और फिर यह सामग्री छात्रों तक वितरित की जा सके ताकि वे आरपीए यानी कि जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है उसके क्षेत्र में भविष्य के रोजगारों के लिए तैयार हो सके। तो ये विशेष चीज़ हमको देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे संस्थागत प्रयासों की कमी देखने को मिलती है भारत के अंतर्गत। रोजगार कम होने का यहाँ पे भय है, यानी कि उद्योगों की विनिर्माण प्रक्रिया में परिवर्तन हमेशा कर्मचारियों के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भय होता है कि अगर वे रोजगार से बाहर कर दिए गए तो ऐसा मतलब कई बार होता है, तो इसलिए वो जो है रोबोटिक्स को यहाँ पे क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। अब यहाँ बात करें हम नेक्स्ट, तो ये जो समस्या है इनके समाधान के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। तो समस्याओं के समाधान के लिए अगर देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमको देखने मिलता है क्या हो सकता है। देखिए आरपीए जो मतलब रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन है, उसको लागू होने से पहले कंपनियों के जो टेक्नोलॉजी जो भी ग्रुप होते हैं, प्रौद्योगिकी दल होते हैं और जो अन्य कर्मचारी होते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए आंतरिक शैक्षणिक कार्यक्रम लागू होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कर्मचारियों को विनिर्माण चक्र में उनकी बेहतरी और सुधार के लिए आरपीए के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए और उन्हें प्रौद्योगिकी से संबंधित सहज बनाने की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो होता है, लोगों की सहायता से ऑटोमेशन के निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके आरपीए का उपयोग किया जा सकता है और एक बार इसे किसी प्रणाली में लागू करने के बाद अन्य प्रणालियों के व्याप्त जो अंतराल है, जो गैप है, उसको भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भरा जा सकता है। इसके साथ ही आरपीए जो है केवल एक विशेष उद्योग तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका उपयोग जो है सभी उद्योगों में किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, समाधान। जो चुनौतियां हमने देखे थे उसके समाधान के रूप में हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज एडवांसमेंट इन रोबोट। इंडिया के अंतर्गत क्या यहाँ देखें तो भारत की उन्नति क्या हो सकती है रोबोट के अंतर्गत। तो पहली चीज़ तो बात की जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो R&D इसको बोला जाता है। इन संस्थानों के द्वारा जो है भारत में छोटे आकार के रोबोट के विकास हेतु काफ़ी पहल की गई है। वहीं बात करें 1987 की, तो यहाँ पे 101 मैनिपुलेटर्स का निर्माण किया जा चुका है। एक संस्थान है भारत के अंतर्गत जिसको बोला जाता है वार्क, और वार्क को फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बोला जाता है। तो इसके द्वारा मुंबई के अंतर्गत, महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई है, मुंबई के अंतर्गत संचार रोबोट यानी कम्युनिकेशन रोबोट, संचार रोबोट यहाँ पे इसका निर्माण और इसके अनुसंधान में सहायता की है। साथ ही अगर बात करें भारत के अंतर्गत एक जो विभाग है जिसको बोला जाता है भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक विभाग, या फिर हम बोलें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल जिसे बोला जाता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की सहायता से 1994 से 97 में जो है टरबाइन ब्लेड का यहाँ पे भेल के द्वारा क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। इसके बाद करें 2013 से 14 के अंतर्गत आपको पता होगा हमने देखे थे कृषि से संबंधित रोबोट का विकास हो चुका है, जो कि कृषि से संबंधित किसानों की और उससे संबंधित जो भी समस्या है उनमें हेल्प करने के काम करेगा। 2013 से 20 के अंतर्गत सर्जरी से संबंधित रोबोट यहाँ पे बनाए गए, ठीक है। मतलब यहाँ देखें तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी जो नीति संस्थान है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी बोला जाता है, उसने 2030 की रिपोर्ट में क्या कहा है, जो 2013 से 20 तक चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य चिकित्सा हेतु रोबोट का उपयोग आरंभ कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखें नेक्स्ट जो है शास्त्रा, जो SCARA, तो ये जो है एक प्रकार से भारत के केरल राज्य के कोच्चि में स्थित रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, शास्त्रा। इसने जो है SCARA नामक जो रोबोट है, SCARA नामक रोबोट का यहाँ विकास किया, जो कई कार्यों जैसे कि 3D पेंटिंग बनाने, अनाज पीसने और आदि इससे संबंधित जो विभिन्न कार्य है उसको करने में सक्षम होगा। एक और यहाँ देखें एक्यूट, तो एक्यूट जो है भारत में निर्मित प्रथम मानव आकार का रोबोट है। उसके अलावा एक और है दक्ष जो है DRDO, जैसे कि मैंने बताया था। दक्ष की अगर बात करें तो विद्युत ऊर्जा से चलने वाला दूर संवेदी नियंत्रक रोबोट है, जिसका निर्माण जो है DRDO को फुल फॉर्म बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में।
तो डीआरडीओ ने दिसंबर 2011 में किया था और यह युद्ध क्षेत्र में किसी वस्तु अथवा मानव को ढूंढने में सक्षम होता है। ठीक है, डीआरडीओ 2035 तक इसे पूर्णतः युद्ध में उतारने के लिए कार्य भी कर रहा है। ठीक, इसके अलावा हम देख सकते हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक्स रिसर्च कानपुर, इसके द्वारा जो है अगर देखें तो यहाँ भारत में जो इसको बोला जाता है, भारत में रोबोटिक्स के विकास के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक्स रिसर्च जो है इसकी स्थापना कानपुर में की गई और बहुत सारे आईआईटी है संस्थान भी रोबोटिक्स के विकास हेतु इसके पाठ्यक्रम का ऑफर भी कर रहा है। एक यहाँ देखें एआई, हम देखें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स जो केंद्र है बेंगलुरु, उसने जो है एक चतुर नामक एक रोबोट का विकास किया जो दृष्टि संवेदक यानी कि जो विजन सेंसर है उससे काफ़ी भरा पड़ा है और ये एवं वस्तुओं के समूह में से किसी खास वस्तु की पहचान करने और उसको उठाने में भी यहाँ पर सफल है। इसके अलावा देखें तो हम देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्सर आईआईटी कानपुर, जो हम देखें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्सर और आईआईटी जो कानपुर है उसने मिलकर रोबोट का विकास किया है जो कि विकलांगों को आवश्यकता अनुसार अंगों का निर्माण कर उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। एम्स जो है दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है, एम्स नई दिल्ली के अंतर्गत जो है जिसे भारत केंद्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान बोला जाता है और इसके जो एक सफल रोबोटिक सर्जरी को अंजाम दिया इसने और इसके तहत इन्होंने जो है माइस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी से पीड़ित जो मरीज थे उससे थाइमस ग्लैंड निकालने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा अहमदाबाद के अंतर्गत अगर देखें तो हम देख सकते हैं, देखिए अहमदाबाद में जो है ग्रिड बोट या रोबोट ग्रेड, इसके नाम के 2 रोबोट का निर्माण किया है, मतलब ग्रिड बोट और एक जो है रोबोट ग्रेड, इनका निर्माण किया है जो घर को साफ करने में सहायता करेंगे। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है और भारत में रोबोट उद्योग का विकास लगातार हो रहा है, इसलिए अमेरिका, कोरिया एवं जापान देश जो है इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है रोबोट के संबंध में। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी रोबोटिक्स के संबंध में। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने जो है डिस्कस की हैं इस क्लास के अंतर्गत और ये रोबोटिक्स वाला टॉपिक आपका यहाँ पे एंड हो चुका है। तो रोबोटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमने जानी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशन यहाँ पे देखें जो कि अमेरिका के अंतर्गत जो है सन 1979 के अंतर्गत दी गई थी। हिस्ट्री देखें इसकी, लॉ देखें, इसके नियम्स देखें हैं। रोबोटिक्स इन इंडिया के अंतर्गत मतलब रोबोटिक्स जो है भारत के अंतर्गत क्या स्थिति इसकी, NI स्टेप यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के अंतर्गत अगर देखें तो ये पूरा 2035 तक का पूरा यहाँ पे चिट्ठा देखने को मिला। कंपोनेंट्स देखें रोबोट्स के 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद प्लानिंग, कंट्रोल एंड सेंसिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है एक मानवीय रोबोट में, तो निकटता संवेदक, बाह्य संवेदक और सामान्य संवेदक देखने को मिलता है। एप्लीकेशन ऑफ रोबोट के अंतर्गत देखें डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ के क्षेत्र में ह्यूमनॉइड रोबोट, एग्रीकल्चर रोबोट, एनवायरमेंटल स्टडी के रूप में इसको हमने देखा। इसके बाद यहाँ ये सारी चीज़ होने के बाद हमने देखे चैलेंजेस देखे भारत के अंतर्गत इसकी क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है और उसके लिए हमने यहाँ पे जो है समाधान भी देखा और इंडिया के अंतर्गत इसकी क्या उन्नति है वो भी हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखें। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा साइबर सिक्योरिटी रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।